Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सादिक खटक है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर में होता हूँ। मेरा ताल्लुक़ ज़िला नौशहरा के एक पसमानदा इलाके निज़ामपुर से है। आज मैं लाइफ स्किल्स के सुनने वालों से जिस बात के ऊपर मुखातिब हूँ वो है इस हुकूमत का आने वाला नारा कि हम लोग 1 करोड़ नौकरियाँ, जो असद उमर साहब ने कहा है कि हम इस मुल्क के अवाम को 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। मैं इसके ऊपर आज खुसूसी तौर पर नौजवानों से मुखातिब होना चाहता हूँ कि ये नारा सुनने में तो बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा लज्जत रखने वाला है, लेकिन अगर हम हक़ाइक़ देखें तो ये नारा, अल्लाह करे मेरी दुआ है कि ये कामयाब हों। इस मुल्क की आबादी इस नई मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 20 करोड़ है और इसमें से हमारा जो तकरीबन 30% आबादी 15 साल से लेकर 29 साल के ऊपर है। अगर इसकी हम 30% के हिसाब से भी असेसमेंट करें तो तकरीबन इसका हमारे पास 6 करोड़ की आबादी हमारे पास आ जाती है, जो जिसको हम लोग यूथ कहते हैं। अब इस यूथ का जो पढ़ने की रेशो है वो हमारे पास एक अंदाजे के मुताबिक 3% से लेके 4% तक हमारे पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर जाता है। अब अगर हम इसकी पूरी असेसमेंट करें कि ये नौकरियां उन लोगों को दी जाएंगी जिनके पास कुछ ना कुछ हुनर मौजूद हो, चाहे वो तालीम याफ्ता ज़्यादा तौर पे ना हो, लेकिन उसके ऊपर कम से कम टेक्निकल नॉलेज और स्किल उसका इस मिकदार का हो कि उसको किसी कारखाने में किसी जगह पर मौजूद जगह पर उसको नौकरी दी जा सके। मेरी तमाम नेक तमन्नाएं इस मुल्क के इस हुकूमत के साथ हैं, लेकिन क्या हमारा जो यूथ है या जो हमारा एजुकेटेड कम्युनिटी है वो इस काबिल है कि वो इस नौकरियों को पूरा कर सके और इसके मयार के ऊपर पूरा हो सके? इसके ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कर लें कि हमारा जो यूथ है क्या उसके पास ये हुनर अवेलेबल है या नहीं है। हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन है या जिसको हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, ये बदकिस्मती से उस रेशो के साथ आगे नहीं बढ़ी जिस रेशो के साथ ये बढ़नी चाहिए थी। अगर हम जर्मनी के ऊपर नज़र दौड़ाएं, हम सिंगापुर को देखें, हम कोरिया के ऊपर देखें, तो इन मुल्कों ने रोज़गार तो दी है, लेकिन उन्होंने अपने इस रोज़गार को और अपने इस नॉलेज को अपनी इकोनॉमी के साथ लिंकअप किया है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी यानी तालीम के बग़ैर मुल्क की मईशत में किरदार अदा करना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बंदे को खाली नौकरी देना और उसको फिर आखिर में नौकरी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन मुहैया करना, ये एक तरह से एक लायबिलिटी होगी। अब नॉलेज को हम नौकरी में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका फिर नेशनल इकोनॉमी के ऊपर किस तरह का किरदार आएगा, इसके लिए मैं लाइफ स्किल्स के सुनने वालों के सामने एक छोटी सी सिंगापुर की मिसाल रखना चाहता हूँ। कोरिया की मिसाल आप लोग देख लें, मलेशिया की एग्ज़ाम्पल आप लोग देख लें। पख्तूनख्वा की आबादी 14 से 15% तक है पूरे मुल्क की, उसका भी 1/4 अगर आप देख लें तो खाली 55 से 60 लाख जो आबादी है वो सिंगापुर की है, और सिंगापुर का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 300 से लेकर $350 अरब है, और जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है वो 20 से लेकर $25 अरब है। अब आबादी के लिहाज से, आप रकबे के लिहाज से और वसाइल के लिहाज से अगर आप देखें तो सिंगापुर इस मुल्क से बहुत ही छोटा है। ना वहाँ पर तेल के, ना गैस के, ना इतने ज़्यादा टूरिज़म के, ना एनर्जी के, ना मदनियात के वसाइल हैं, लेकिन अगर वहाँ पर एक वसीला उन्होंने बनाया हुआ है तो वो नॉलेज है। वो नॉलेजेबल लोगों को रोज़गार देते हैं। पूरी दुनिया से स्किल्ड लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर अपने मुल्क के लिए एक अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। जबकि इसकी एक और वजह ये भी है जो कि मैं लाइफ स्किल्स के इस चैनल से हुकूमत को मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि अपने एजुकेशन के जो बजट है उसके ऊपर ज़रूर नज़र दौड़ाएं। नौकरी आप उनको देंगे जो एजुकेटेड होंगे। आपके एजुकेशन का जो पूरे मुल्क का बजट है वो मुश्किल आप 2% खर्च करते हैं। अगर आप एक सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी निकाल लें, उनका जो R&D का बजट है वो आपकी पूरी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के बजट से ज़्यादा है। तो वहाँ पर अगर वो लोग निकलते हैं अपनी तालीम के मैदान से तो अपने मुल्क के लिए भी और अपने मुल्क से बाहर के मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज़ के टाइकून के लिए वो जो है ना बड़े यूज़फुल साबित होते हैं। पूरे मुल्क के और पूरे दुनिया के CEOs वो बनते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। लिहाजा मेरी आखिर में यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को
کو ایک روشن راہ کے اوپر لگائیں. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو کامیاب و کامران کریں اور اس نوکریوں کو جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے وہ ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو اور ہمارے اس عوام کی جو توقعات ہیں وہ اس حکومت سے پوری ہو. لیکن اس کے لیے آخر میں یہی میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ اپنے تعلیم کے بجٹ کو زیادہ کرنا پڑے گا. روزگار کے مسائل کے لیے اس ملک کے اندر آپ کو انڈسٹریلائزیشن لے کے آنی پڑے گی. انویسٹر کو آپ نے یہ انشور کرانا ہوگا کہ آپ کی انویسٹمنٹ یہاں پر سیف ہے اور اس کو یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جتنے بھی سرکاری اداروں سے NOCs نو آبجیکشن سرٹیفکیٹس کے شکل میں ان کی ڈاکومنٹیشن چاہیے تھی, ان کے لیے آپ لوگوں نے ون ونڈو آپریشن پرووائڈ کرنے ہوں گے تاکہ وہ جس طرح باہر کے ممالک میں ہوتے ہیں, آپ کینیڈا میں جا کے دیکھ لیں, آسٹریلیا میں جا کے دیکھ لیں, امریکہ اور برطانیہ میں جا کر دیکھ لیں کہ جو بھی انویسٹر اس ملک میں کے اندر آتا ہے وہ اس کو ایک اپرچونٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے بھی اور اس ملک کے عوام کے لیے بھی وہ ایک روزگار کی مہیا پرووائڈ کر سکتا ہے, اس ملک کے لیے ایک اچھی خاصی ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے. لہٰذا ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ٹاپ سے باٹم اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ یہ ملک باہر کے عوام کو کشش مہیا کر سکے. اور میں بالکل اس بات سے پر امید ہوں, میں ہمیشہ اس شعر کو اپنا مشعل راہ مانتا ہوں کہ ہمت ہے تو پیدا کر فردوسی بری اپنی مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا. ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں مجھے بہت امید کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یوتھ کی شکل میں اور مختلف وسائل کی شکل میں بے انتہا پوٹینشل دے رکھا ہے. ہمیں اپنے مسائل خود ہی حل کرنے ہیں, سمپلسٹی لے کر اس ملک کو لے کر آنی ہے. انکم ٹیکس کلیکشن کے اوپر جو گورنمنٹ کا نعرہ ہے وہ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے سب نے عوام نے فوکس کرنا ہے. گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرنا ہے لیکن گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری بطور شہری جو ہمارے لوازمات ہیں ان لوازمات کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پورا کرنا ہے. پاکستان زندہ باد. آخر میں لائف سکلز کا پلیٹ فارم مہیا کرنے کا بہت بہت شکریہ.